ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 391 कुचलने वाली जीत। इस समय लियू लिंग के क्रिम्सन सरपेंट कैल्ड्रॉन के भीतर हल्के लाल औषधीय तरल को अपने आसपास से संपीड़न बल का एहसास हुआ और यह अचानक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। प्रत्येक उछाल के साथ ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें उसमें से फूट पड़ीं, जो आत्मा शक्ति द्वारा निर्मित अदृश्य शक्ति से टकरा रही थीं। धमाका। पत्थर के मंच पर कैल्ड्रॉन थोड़ा कांप गया, जिससे अंदर से एक तीखी टक्कर की आवाज आई। जैसे ही कैल्ड्रॉन कांपने लगा, लियू लिंग की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। उसका पैर जमीन पर जोर से पटक गया और उसकी हथेली कैल्ड्रॉन के ऊपर मडराते हुए आगे की ओर इस तरह से मुड़ी जैसे कि वह अपने सामने की हवा को कुचलने की कोशिश कर रही हो। लियू लिंग की पकड़ के कसने के साथ कैल्ड्रॉन में हिंसक रूप से मंथन करने वाला तरल अचानक जम गया। उसकी आत्मा शक्ति द्वारा निर्मित अदृश्य हाथ एक बार में ताकत में बढ़ गया। मूल रूप से तरल का बड़ा द्रव्यमान पिंग पोंग बॉल के आकार तक सिकुड़ गया था, लेकिन जैसे ही यह इस बिंदु पर पहुंचा, इसने अंतिम चरण में जाने से इनकार करते हुए जमकर प्रतिरोध किया। ये बहुत दृढ़ता से प्रतिरोध कर रहा है। लियू लिंग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने कड़ाही पर ध्यान केंद्रित किया। ये पहले से ही लियू लिंग का 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का चौथा प्रयास था। अपने पिछले 3 प्रयासों के अनुभव के साथ वह जानता था कि इस स्तर पर कोई भी गलती का मतलब होगा कि सभी पिछले प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। यही कारण है कि उसने सभी अवयवों को शुद्ध करने के बाद इतने लंबे समय तक आराम किया था। ये देखते हुए कि वह हाल ही में 5वीं स्तरीय कीमियागर के रूप में आगे बढ़ा था, ड्रैगन फोर्स पिल को परिष्कृत करने की उसकी सफलता दर, जो उच्च श्रेणी की 5वीं स्तरीय गोलियों में से एक थी, अधिक नहीं थी। हालांकि ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने, गुहे द्वारा दी गई शक्तिशाली तकनीकों का अभ्यास करने और अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था, जिसने उसे अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। लियू लिंग के हाव भाव में आए बदलाव को चौक में मौजूद भीड़ ने नोटिस किया। उन्होंने पहले भी कड़ाही का कांपना देखा था और अब सभी ने अपनी सांस रोक ली और नजरें उस दृश्य पर टिकी हुई थीं। लियू लिंग की कड़ाही से आ रही हलचल को भांपते हुए फामा को अब यकीन हो गया था कि परिष्कृत की जा रही गोली वास्तव में 5वीं स्तरीय गोली थी। आखिरकार 4थी स्तरीय गोली कभी भी इतनी तीव्र ऊर्जा तरंगे पैदा नहीं कर सकती। लियू लिंग, तुम्हें सफल होना ही होगा, फामा ने मन ही मन प्रार्थना की। इस समय जियाओ यान की गोली पहले से ही पूरी हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था कि वह रंगीन खुशबू वाली जियाओ यी जियान की 4 स्तरीय गोली को पार कर सके। फामा की सारी उम्मीदें अब लियू लिंग पर टिकी थीं। वरिष्ठ भाई, तुम ये कर सकते हो। चौक के किनारे पर जियाओ यी जियान, जो अपनी गोली को पोषित कर रही थी, ने भी इस हलचल को नोटिस किया। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। लगता है कि वह दबाव महसूस कर रहा है, जियोयान ने खुद से कहा। ये पहली बार था जब उसने लियू लिंग को शोधन के दौरान इतना संघर्ष करते देखा था। अगर यह प्रतियोगिता नहीं होती तो वह लियू लिंग की सफलता की कामना भी कर सकता था। मैं 6ठी श्रेणी का कीमियागर बनूंगा। मैं 5वीं श्रेणी की गोली से नहीं हारूंगा। जब उसकी आत्मा शक्ति औषधीय तरल के भीतर की ऊर्जा से जूझ रही थी, तो लियू लिंग के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपने आसपास की गर्म हवा में गहरी सांस ली। उसका चेहरा तनाव से लाल हो गया। उसका दाहिना हाथ, जो कड़ाही पर मडरा रहा था, पहले धीरे धीरे खुला और फिर कांपने लगा क्योंकि यह धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गया। उसके गले से एक धीमी, जोरदार आज्ञा निकली। मेरे लिए संघनित हो जाओ। आदेश के साथ लियू लिंग ने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया और कड़ाही में पिंग पोंग बॉल के आकार का तरल कांप उठा। एक पल में यह एक दृश्यमान दर से सिकुड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में तरल गायब हो गया और उसकी जगह अंगूठे के आकार की हल्के लाल ब्रून की गोली आ गई। सबसे कठिन चरण, गोली बनाना, पूरा हो चुका था। लियू लिंग के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं क्योंकि उसने कई गहरी सांसें लीं। दबी हुई सियान लपटें धीरे धीरे अपनी गर्मी छोड़ने लगीं, खुरदरी गोली को भूनने लगीं। बहुत बढ़िया, उसने गोली का भ्रूण बना दिया है। ये देखकर 90% से ज्यादा दर्शकों ने राहत की सांस ली। गोली का भ्रूण बनाने का मतलब था कि आधी लड़ाई जीत ली गई थी। गोली को देखते हुए, जो खुरदरी और सियान लपटों में घिरी हुई थी, लियू लिंग ने पूरी एकाग्रता हासिल करने से पहले खुद को कुछ पल के लिए आराम करने दिया। हालांकि गोली खुरदरी थी, लेकिन इसमें 5वीं स्तरीय गोली ड्रैगन फोर्स पिल के कुछ बुनियादी प्रभाव पहले से ही मौजूद थे। इसके मूल्य को देखते हुए इस प्रतियोगिता का परिणाम पहले से ही निर्धारित हो सकता था। बस स्थिर रहो और चैंपियनशिप तुम्हारी होगी। ऊंचे मंच पर फामा ने चुपचाप प्रार्थना की। 5वीं स्तरीय कीमियागर के रूप में वह जानता था कि भले ही 5वीं स्तरीय गोली भ्रूण अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन बाद की प्रक्रिया अभी भी खतरों से भरी हुई थी। एक भी गलत कदम पहले से बनी भ्रूण गोली को नष्ट कर सकता था।
इस समय क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन के भीतर सियान लपटों के आवरण के नीचे गहरे लाल रंग की गोली तेजी से घूमने लगी। जैसे जैसे इसका घूमना तेज होता गया, सियान लपटों की जलती हुई गर्मी पतली अदृश्य किस्म में इकट्ठी होती गई और लगातार उसमें समाती गई। क्लैंग। घुमाव के दौरान गोली से गहरे लाल रंग की ऊर्जा की एक लहर निकली जो कड़ाही की भीतरी दीवारों से टकराई और एक तीखी तेज आवाज निकली। गहरे लाल रंग की गोली में आए बदलावों को देखते हुए लियूलिंग की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। वह जानता था कि यह अराजक ऊर्जा गोली के निर्माण का परिणाम थी, एक ऐसी स्थिति जिसका सामना उसने पहले 3 बार किया था। हालांकि इस बार ऊर्जा का उछाल सबसे तीव्र था। धमाका, धमाका, धमाका। कड़ाही के भीतर गहरे लाल रंग की भ्रूण की गोली लगातार ऊर्जा की लहरें छोड़ रही थी जो कड़ाही की दीवारों से टकरा रही थी। अगर क्रिम्सन सरपेंट कड़ाही की मजबूती न होती तो ये बार बार के प्रभावों के कारण टूट सकती थी। लियूलिंग को लपटों को नियंत्रित करते हुए देखकर पास में खड़े जियोयान और लिटिल प्रिंसेस इतने तनाव में थे कि वे एक पल के लिए सांस लेना भूल गए। सौभाग्य से मैं पहले ही डुवान तक पहुंच चुका हूं, अन्यथा इन ऊर्जा उछालों को दबाना मुश्किल होता। कड़ाही में गहरे लाल रंग की गोली को धीरे धीरे चिकना और गोल होते देख लियूलिंग की तनावपूर्ण नसें आखिरकार शांत होने लगीं। धमाका। अनगिनत निगाहों के सामने लियूलिंग ने अचानक अपना हाथ उठाया और कड़ाही के ढक्कन पर मारा। तुरंत ढक्कन उड़ गया और उसके साथ एक घनी खुशबू आई जो 5वीं श्रेणी की गोली के लिए अद्वितीय थी। कड़ाही से एक चमकदार लाल गोली निकली। लियूलिंग ने जल्दी से एक तैयार जेड बोतल पकड़ी और उड़ती हुई 5वीं श्रेणी की गोली को पकड़ लिया। सफलता। गूहे ने वास्तव में एक खजाना पा लिया है। लियूलिंग की क्षमता निस्संदेह उसे भविष्य में एक असाधारण प्रतिभा बनाएगी जो जियामा साम्राज्य से आगे बढ़कर उत्तर पश्चिमी महाद्वीप और यहां तक कि मध्य मैदानों तक पहुंचेगी। अध्याय 392 रैंकिंग की घोषणा। मम्मा। फामा द्वारा लियूलिंग की प्रशंसा सुनने पर हाई बोडोंग ने दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया और आह भरी, आजकल क्या चल रहा है? सबसे पहले यान जियाओ है जो अपनी कम उम्र के बावजूद डूकिंग स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने की ताकत रखता है और चौथे स्तर की गोली को परिष्कृत करने की क्षमता रखता है। फिर स्टोन डेजर्ट सिटी में असाधारण प्रतिभा वाले एक छोटे से भाड़े के समूह के नेता की खबर फैली जो यान जियाओ जितना मजबूत नहीं है लेकिन उससे भी कम उम्र का है। और अब लियूलिंग उभरता है जो एक ऐसी उम्र में 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बूढ़ी जिया, ये सभी प्रतिभाशाली लोग जियामा साम्राज्य से आते हैं, तुमने वास्तव में सोना पा लिया है। फामा ने जिया जिंगटियन की ओर मुड़ते हुए कहा जो समान रूप से चकित थी। इन युवा व्यक्तियों की प्रतिभा के साथ यदि आप अवसर का लाभ उठाते हैं तो जियामा साम्राज्य उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बन सकता है। ये सुनकर जिया जिंगटियन ने अपने हाथों को कप में भर लिया और हंसते हुए कहा, हाहा फामा ओल्ड आइस, मैं आपके शब्दों को आशीर्वाद के रूप में लूंगा। इस समय लियूलिंग को सफलतापूर्वक अपनी गोली पूरी करते हुए देखने के बाद लगभग सभी को पता चल गया था कि गर्वित युवा के हाथों में परिष्कृत गोली वास्तव में 5वीं श्रेणी की गोली थी। छोटे यान, इस लड़के का कौशल वास्तव में दुर्जेय है। इस स्तर पर अगले 5 या 6 वर्षों में वह सेंट्रल प्लेन्स में सबसे भव्य कीमिया सम्मेलन में एक सभ्य रैंकिंग भी हासिल कर सकता है। उससे हारना कोई अपमान नहीं है। याओ लाओ की आवाज़ जियाओ यान की अंगूठी से आई जो लियूलिंग की प्रशंसा से भरी थी। वह महसूस कर सकता था कि लियूलिंग की गोली में निहित ऊर्जा एक साधारण 5वीं श्रेणी की गोली की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। याओ लाओ की टिप्पणी के बिना भी जियाओ यान पहले से ही बहुत हिल गया था। ऐसी राक्षसी प्रतिभा ने उसे प्रतिस्पर्धा करने की बहुत कम इच्छा छोड़ी। वाह ओह! चौक के चारों ओर शोरगुल के बीच फामा ने ऊंचे मंच पर एक कदम आगे बढ़ाया। उसी समय प्राचीन घंटियां एक बार फिर से बज उठीं। जैसे ही प्राचीन घंटियां गूंजीं, सभी जल्दी से शांत हो गए और अपना ध्यान मंच पर खड़े बुजुर्ग की ओर लगाया। हे, अब जबकि अधिकांश प्रतियोगियों ने अपनी गोलियां पूरी कर ली हैं, तो यह आपकी गोलियों के प्रभावों का मूल्यांकन करने और इस प्रतियोगिता की अंतिम रैंकिंग निर्धारित करने का समय है। प्रतियोगियों, कृपया अपनी परिष्कृत गोलियां दिखाएं। फामा ने हल्के से ठहाका लगाया, फिर 2 उपाध्यक्षों के साथ मंच से नीचे उस चौक पर उतरे जहां प्रतियोगी खड़े थे। हर कोई, आप सभी ने अभी लियूलिंग की शोधन प्रक्रिया देखी होगी। ये पूरी प्रतियोगिता में एकमात्र 5वीं स्तरीय गोली है और यह एक सामान्य 5वीं स्तरीय गोली से भी अधिक प्रभावी है। इसलिए लियूलिंग को इस टूर्नामेंट का चैंपियन घोषित किया गया है। क्या किसी को आपत्ति है? लियूलिंग के बगल में खड़े होकर फामा ने अपनी हथेली में लटकी ड्रैगन फोर्सपिल की ओर इशारा किया। उनकी गहरी आवाज पूरे चौक में गूंज रही थी। फामा के शब्द बोलने के बाद भीड़ से असहमति की कोई आवाज नहीं उठी। इस टूर्नामेंट ने दर्शकों को अनगिनत झटके दिए थे जो पहले कभी नहीं हुए थे। दूसरे स्थान के लिए यहाँ फामा की आवाज रुकी, फिर आगे बोली, दूसरे स्थान पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। हमें यान जियाओ और उस व्यक्ति की गोली की गुणवत्ता की जांच करने की जरूरत है।
उन्होंने जियाओ ही जियान की ओर इशारा किया, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। ये वास्तव में हास्यास्पद था कि इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में अल्केमिस्ट एसोसिएशन को एक फाइनलिस्ट का नाम नहीं पता था जो उनके प्रबंधन की आलोचना कर सकता था। आहम आहम, फामा ने अपनी असहजता को छिपाने के लिए हल्की खांसी की और अपने पीछे खड़े दो लोगों को इशारा किया। फामा के संकेत के बाद दो वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलग हो गए, एक जियाओ यान की ओर और दूसरा जियाओ ही जियान की ओर। जियाओ यान और जियाओ ही जियान दोनों ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर अपनी गोलियां एकत्रित कीं। उन पर इतनी सारी निगाहें होने के कारण एसोसिएशन कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं कर सका। जल्द ही दोनों उपाध्यक्ष वापस लौटे, प्रत्येक ने एक एक गोली पकड़ी और फामा और लियू लिंग के पास खड़े हो गए। फामा ने जियाओ यान की गोली को देखा, उसका भाव शांत था। उसने जियाओ यान को पहले दो प्रकार की लपटों का उपयोग करते देखा था और अनुमान लगाया कि वह संभवतः 2 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था। इस समय उस पर नजर डालने के बाद फामा ने जोर से घोषणा करने से पहले गोली की और जांच की। यान जियाओ द्वारा परिष्कृत की गई गोली को ग्रीन स्पिरिट पिल कहा जाता है, जो चौथी श्रेणी की गोली है। इस विशेष गोली में 2 रेखाएं हैं और यह एक डू प्रैक्टिशनर को डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती है। यदि एक डू ग्रैंड मास्टर द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो औषधीय प्रभावों से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होने के साथ उपयोगकर्ता की रैंक में 1 स्टार की वृद्धि होने की थोड़ी संभावना है। एक गोली जो सीधे किसी की साधना को बढ़ा सकती है। जियाओ यान की गोली के बारे में फामा के मूल्यांकन को सुनकर भीड़ में से विस्मय की लहर उठी। ये स्पष्ट था कि ऐसी गोली की अत्यधिक मांग थी। अपनी गोली के लिए भीड़ की मान्यता को देखकर जियाओ यान को लगा कि उसकी भावनाएं कुछ हद तक शांत हो गई हैं। इसके बाद फामा ने अपना ध्यान जियाओ ही जियान की गोली की ओर लगाया। सावधानीपूर्वक जांच के बाद फामा ने हार मानने के संकेत के साथ कहा, इस काले वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा परिष्कृत की गई गोली को पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल कहा जाता है, जो 3 पंक्ति वाली ग्रीन स्पिरिट पिल के बराबर एक शीर्ष चौथी स्तरीय गोली है। ये भी एक प्रकार की गोली है जो सीधे किसी व्यक्ति की ताकत को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका प्रभाव डू ग्रैंड मास्टर स्तर के लोगों तक ही सीमित है। यदि उस स्तर का कोई व्यक्ति पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल का सेवन करता है तो वह अपनी ताकत को 1 स्टार तक बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही स्तर का व्यक्ति बिना किसी महत्वपूर्ण प्रतिरोध को विकसित किए लगातार 2 गोलियां ले सकता है। इसका मतलब है कि यदि आप 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल्स पा सकते हैं तो आप अपनी ताकत को 2 स्टार तक बढ़ा सकते हैं। फामा ने जियाओ ही जियान की गोली का परिचय देने के बाद भीड़ में विस्मय की एक और लहर दौड़ गई। हालांकि सतह पर पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल और 2 पंक्ति वाली ग्रीन स्पिरिट पिल के प्रभाव समान प्रतीत होते थे, उन्हें लेने की स्थितियां अलग अलग थीं। इसलिए अगर किसी आम व्यक्ति को चुनना हो तो ज्यादातर लोग पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल को चुनेंगे। इस प्रकार फामा द्वारा दोनों गोलियों के प्रभाव और गुणवत्ता की घोषणा करने के बाद दूसरे स्थान के लिए निर्णय लिया गया। हालांकि फामा अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास ये घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस अल्केमिस्ट प्रतियोगिता में दूसरा स्थान काले वस्त्र वाले व्यक्ति को जाता है। तीसरा स्थान यान जियाओ। ओह, दर्शकों ने इसके पीछे के कारणों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दर्शकों के रूप में वे केवल इतना जानते थे कि घोषित किए गए नाम इस प्रतियोगिता के प्रतिभाशाली लोग थे। इस प्रकार जयकारे मजबूत लोगों के लिए प्रशंसा की अभिव्यक्ति थे। उस पल छोटी राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली। अध्याय 393 जियाओ ही जियान की पहचान का खुलासा। मूल रूप से चौथी श्रेणी की गोली बनाने की उसकी क्षमता को पहले से ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता था, खासकर पिछली प्रतियोगिताओं की तुलना में। वह आश्वस्त थी, यहाँ तक कि उसने दावा भी किया कि अगर वह पहला स्थान नहीं जीत पाई तो कम से कम वह दूसरा या तीसरा स्थान तो हासिल कर ही लेगी। हालांकि वास्तविकता ने उसे तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया, दूसरा और तीसरा स्थान दोनों पहले ही ले लिया गया था। वह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? आखिरी क्षण में कूद पड़ा, जिससे मैं शीर्ष 3 में भी नहीं आ सकी। छोटी राजकुमारी ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर देखा और खुद से बुदबुदाने लगी। अगले ही पल फामा ने आखिरकार अपनी रैंकिंग की घोषणा की। टूर्नामेंट के चौथे स्थान पर जियामा साम्राज्य की राजकुमारी याओ यू। ये सुनकर कि चौथा स्थान शाही राजकुमारी का है, कुछ दर्शक फिर से उत्साहित हो गए। उसकी उम्र को देखते हुए इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचने वाली कोई भी महिला फार्मासिस्ट के रूप में अपने रास्ते पर भविष्य में शीर्ष 3 में से किसी एक को टक्कर दे सकती है। बधाई हो भाई लियू। उसकी रैंकिंग जानने के बाद छोटी राजकुमारी ने अपना मूड ठीक किया और लियू लिंग को बधाई देने के लिए मुस्कुराए। हाँ, छोटी बहन यू तुमने भी अच्छा किया। कुछ सालों में तुम निश्चित रूप से और भी अधिक हासिल करोगी। उसकी बधाई सुनकर लियू लिंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बदले में उसकी प्रशंसा की। क्या तुम सिर्फ स्पष्ट बात नहीं कह रही हो? बेशक, मैं 2 साल में और भी मजबूत हो जाऊंगी।
छोटी राजकुमारी लियू लिंग की खोखली तारीफ पर अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। बधाई के बाद फामा ने उत्साह से लियू लिंग के कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, लियू लिंग, तुम अपने गुरु से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हो। शायद 2 साल से भी कम समय में तुम बूहे से आगे निकल जाओगी। खांसी खांसी ... मैं अपने गुरु से आगे निकल जाऊंगी। फामा के शब्दों को सुनकर लियू लिंग ने चौंककर प्रतिक्रिया व्यक्त की, लगभग अपनी ही लार में घुटते हुए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर फामा ने कहा, चलो इतना संकोची मत बनो। हरा नीला से बेहतर है। अगर तुम अपने गुरु से बेहतर हो तो बूही मुझसे भी ज्यादा खुश होगा। हा, तुम मजाक कर रहे हो चेयरमैन। लियू लिंग ने फामा की बातों को गंभीरता से न लेते हुए एक सूखी हंसी दी, क्योंकि गुहे की ताकत उसके दिमाग में गहराई से अंकित थी। मेरे गुरु किस तरह के व्यक्ति हैं? उनसे बेहतर सपने देखते रहो। अल्पविराम। जैसे ही फामा ने शीर्ष 10 की घोषणा जारी रखी, टूर्नामेंट अपने अंत के करीब पहुंच गया। कई असफल प्रतियोगियों ने अपना सिर हिलाया और चौक से चले गए, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल परिणाम घोषित होने के बाद भी वहीं रहे। अपनी ताकत के साथ क्या वह वास्तव में दूसरे स्थान के लिए उस छोटे से इनाम को प्राप्त करने के लिए रुकी हुई है? फामा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल को सावधानी से आते हुए देखा। फामा और लियू लिंग के समूह पर रहस्यमयी काले वस्त्रधारी व्यक्ति के संभावित हमले से चिंतित जिया जिंग तियान जल्दी से मंच से उतरा और खुद को फामा और लियू लिंग के बगल में खड़ा कर लिया। उस समय शायद उनकी हरकतों के कारण आसपास की भीड़ का ध्यान भी लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल की ओर गया। वह व्यक्ति वरिष्ठ भाई के पास क्यों आ रहा है? क्या ये गलत इरादे से हो सकता है? परदादा और चेयरमैन फामा के हाव भाव, क्या इसका मतलब है कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है? ऊंचे मंच पर चौक में शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच सूक्ष्म तनाव को देखते हुए नालन यानरान और राजकुमारी याओये ने माहौल में बदलाव महसूस किया। जियाओ यान भी आश्चर्य से लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल को देखते हुए मुड़ा। इससे पहले याओ लाओ ने उसे चेतावनी देते हुए कहा था कि यह काले वस्त्रधारी व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उसके पास भयानक शक्ति हो सकती है। जैसे ही उसने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को धीरे धीरे पास आते देखा, चौक में मौजूद लियू लिंग और वीआईपी सीटों से खड़े नालन यानरान दोनों के दिमाग में एक जानी पहचानी छवि कौंधी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस व्यक्ति की हरकतें जूनियर सिस्टर जियानर से मिलती जुलती हैं? लियू लिंग ने खुद से ही बड़बड़ाया। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसके बगल से एक साथ 2 आवाजें गूंजीं। रुको, तुम्हारा इनाम तुम्हें जल्द ही दे दिया जाएगा। बेहतर होगा कि तुम कोई भी जल्दबाजी में कदम न उठाओ। फामा और जिया जिंग तियान के स्वर से लियू लिंग ने सावधानी के संकेत देखे। वास्तव में जैसे ही काले वस्त्र पहने व्यक्ति उनके 15 मीटर के भीतर आया, युद्ध ऊर्जा की अदृश्य धाराएं चुपचाप फामा और जिया जिंग तियान के हाथों में इकट्ठा होने लगीं। वरिष्ठ भाई, चैंपियनशिप जीतने पर बधाई। अचानक काले वस्त्र पहने व्यक्ति से एक स्पष्ट और मधुर युवा लड़की की आवाज आई। चैंपियन? वरिष्ठ भाई, क्या वह लियू लिंग की बात कर रही है? यह आवाज सुनकर सभी को भ्रम की लहर महसूस हुई और उन्होंने जिज्ञासा से लियू लिंग को देखा। इस समय लियू लिंग के चेहरे पर अत्यधिक खुशी के भाव दिखाई दिए। बड़े पैमाने पर मुस्कुराते हुए उसने अपने आसपास के आश्चर्यचकित भूरों को अनदेखा किया और उत्साह से कहा, जूनियर सिस्टर जियाओ जियान, मुझे अनुमान लगाना चाहिए था कि यह आप थीं। जब वह बोल रहा था तो काले रंग की पोशाक पहने व्यक्ति रुक गया और फिर पतले गोरे हाथों की एक जोड़ी बड़े आकार के लिबादे से निकली, धीरे धीरे काले हुड को ऊपर उठाती हुई। जियाओ जियान का नाजुक और सुंदर चेहरा तुरंत सभी के सामने आ गया। हा, ये वास्तव में सीनियर सिस्टर है। वीआईपी सेक्शन में अपनी जगह से भी नालन यानरान, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, ने तुरंत जियाओ जियान को पहचान लिया और उत्साह से उछल पड़ी। लियू लिंग, यहाँ क्या हो रहा है? ये रहस्यमय व्यक्ति आपकी छोटी बहन कैसे है? लियू लिंग, कोई गलती मत करना, यह महिला अत्यधिक कुशल है और विश्वविद्या का अभ्यास करती है। वह चुयून साम्राज्य की एक धोखेबाज हो सकती है। जियो जियान का असली रूप देखकर फामा और जिया जिंग तियान को अभी भी थोड़ी सी सतर्कता महसूस हुई। अगले ही पल दोनों ने अपने विचार लगभग एक साथ लियू लिंग को प्रेषित किए। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? वह मेरी गुरु जूनियर सिस्टर जियाओ जियान की दूसरी शिष्या है। उसने चुयून साम्राज्य में 1 साल का प्रशिक्षण लिया है। लियू लिंग ने जियाओ जियान की ओर सीधे चलने से पहले फामा और जिया जिंग तियान को लापरवाही से जवाब दिया। मत करो। जिया जिंग तियान संभावित खतरे के बारे में लियू लिंग को चेतावनी देने ही वाला था कि उसने देखा कि लियू लिंग और जियाओ जियान एक दूसरे को हाई फाइव देने के लिए आगे बढ़े, फिर उत्साह से बातचीत करने लगे। जूनियर सिस्टर जियाओ जियान, तुमने वास्तव में इस चाल से मुझे अंधेरे में रखा। लियू लिंग ने झुंझलाहट के साथ कहा। वरिष्ठ भाई, मुझे खेद है। मुझे बस ये चिंता थी कि अगर आपको पता चल गया कि मैं भी अल्केमिस्ट टूर्नामेंट में भाग ले रहा हूं तो आप मेरी खातिर पीछे हट जाएंगे। इसलिए मैंने ये तरीका सोचा। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था।
जियाओ यी जियान ने थोड़ा माफ़ी मांगते हुए समझाया। उनकी बातचीत विशेष रूप से छिपी हुई नहीं थी, इसलिए आसपास के कुछ लोग इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। क्या ये वास्तव में वही व्यक्ति है? जैसे ही फामा और जिया जिंग तियान ने जियाओ यी जियान की कोमल आवाज़ सुनी, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि यह मृदुभाषी युवती वही शक्तिशाली और भयंकर जहर मास्टर थी जिसका सामना उन्होंने पिछली रात किया था। अध्याय 394 टूर्नामेंट का समापन। वरिष्ठ और कनिष्ठ शिष्यों का पुनर्मिलन। कनिष्ठ बहन शियाओ यी जियान, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी साधना अब किस स्तर पर पहुंच गई है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे दो बूढ़े लोग तुमसे बहुत सावधान लग रहे हैं। लियू लिंग ने शियाओ यी जियान से धीरे से फुसफुसाया। वरिष्ठ भाई, जब मैं तुम्हें बताऊं तो बहुत उत्साहित मत हो जाना। शियाओ यी जियान ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया। मैं नहीं करूंगा। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जिसने कभी दुनिया नहीं देखी? लियू लिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर शियाओ यी जियान के करीब झुक गया। शियाओ यी जियान उसके कान के पास झुक गया और धीरे से फुसफुसाया, वरिष्ठ भाई, मेरी वर्तमान साधना का स्तर 8 सितारा डू सम्राट है। क्या? 8? शियाओ यी जियान का उत्तर सुनकर लियू लिंग ने इतनी जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वह थोड़ा उछल पड़ा और उसे पूरी तरह से अविश्वास में घूरने लगा। उनके साथ क्या हो रहा है? लियू लिंग अचानक हकलाते हुए क्यों बोला, क्या इसका कोई मतलब है? लियू लिंग की प्रतिक्रिया देखकर जियाओ यान हैरान हो गया। जब जियाओ यान सोच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में याओ लाओ की आवाज़ गूंजी। जियाओ यान, जिया मा साम्राज्य के गुहे में कुछ असामान्य बात है। ये पहले से ही प्रभावशाली है कि उसने लियू लिंग को प्रशिक्षित किया, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि वह रहस्यमयी काले वस्त्र वाली आकृति भी उसकी शिष्य निकली। शिक्षक, आपके लहजे से ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि यह काले वस्त्र वाली लड़की लियू लिंग से भी बेहतर है। लेकिन सच तो यह है कि लियू लिंग ने 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत किया, जबकि उस काले वस्त्र वाली लड़की ने केवल 4वीं कक्षा की गोली को ही परिष्कृत किया। उसे पीछे रहना चाहिए। जियाओ यान ने जियाओ यी जियान के लिए याओ लाओ की अत्यधिक प्रशंसा से आश्चर्यचकित होकर पूछा। बच्चे, मैंने कब कहा कि मैं उनकी कीमिया कौशल की तुलना कर रहा हूँ? मैं उनकी साधना के स्तर के बारे में बात कर रहा था, याओ लाओ ने कुछ हद तक नाराज होकर जवाब दिया। उनकी साधना? बिल्कुल। क्या तुमने देखा कि जब वह पास आई तो उन दो बूढ़े लोगों ने कैसा व्यवहार किया? वे स्पष्ट रूप से सावधान थे। दो उच्च स्तरीय डू सम्राट विशेषज्ञों के लिए इतनी जल्दी चौकन्ना होना, उसकी ताकत उल्लेखनीय होनी चाहिए, याओ लाओ ने गंभीर स्वर में विश्लेषण किया। अगर ऐसा है तो उसके पास उच्च स्तरीय डू सम्राट की ताकत भी होनी चाहिए। अगर उसके द्वारा प्रशिक्षित शिष्य इतने मजबूत हैं तो उनके गुरु कीमिया राजा गुहे निश्चित रूप से एक डू पूर्वज शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। जियो यान ने एक तेज सांस ली। अगर उन दो बूढ़े लोगों की प्रतिक्रियाएं वास्तविक हैं और ये लड़की वास्तव में केवल 17 या 18 वर्ष की है, ऐसी प्रतिभा की कल्पना करना कठिन है। सचमुच एक सहस्राब्दी में एक बार होने वाली विलक्षण प्रतिभा, याओ लाओ ने विस्मय में टिप्पणी की। उस समय विशाल चौक के पार फामा और जिया जिंग तियान ने समान अटकलें लगाईं। बूढ़ी जिया, अगर ये लड़की भाग्य के एक झटके से बदली गई कोई जादुई जानवर नहीं है तो हम सभी उस बच्चे गुहे द्वारा मूर्ख बनाए गए हैं, फामा ने जिया जिंग तियान को अपने विचार प्रेषित करते हुए कहा। वास्तव में अगर ऐसा है तो गुहे पहले से ही डू पूर्वज स्तर तक पहुंच गया होगा, जिया जिंग तियान ने फामा से सहमति जताई। देवियों और सज्जनों, टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। कृपया तितर बितर हो जाएं। जिया जिंग तियान के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद फामा ने किसी भी विस्फोटक समाचार को लीक होने से रोकने के लिए भीड़ को तितर बितर करने का फैसला किया। दर्शकों को हटाने के बाद फामा ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले शेष कीमियागरों की ओर रुख किया और कहा, आपके पुरस्कार गिल्ड के सदस्यों द्वारा आपके आवास पर पहुंचाए जाएंगे। फामा के इरादे को समझते हुए कीमियागरों ने अपना सामान इकट्ठा किया और चौक से चले गए। अध्यक्ष फामा, एल्डर जिया, मैं भी विदा लेता हूं। जियाओ यान ने यह बात समझी, अपना सामान पैक किया और चौक से चला गया। जब लियू लिंग अपने शुरुआती आश्चर्य से उभरा तो उसने वीआईपी सेक्शन में एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, जूनियर सिस्टर जियाओ यी जियान, जूनियर सिस्टर यानरान भी यहाँ हैं। मैंने पहले ही जूनियर सिस्टर यानरान को देख लिया है। सीनियर ब्रदर, चलो उसे बुलाते हैं और मास्टर को देखने के लिए एक साथ संप्रदाय में वापस जाते हैं, जियाओ यी जियान ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, नालन यानरान की ओर हाथ हिलाते हुए लियू लिंग की ओर मुड़ने से पहले दूरी पर। ठीक है, ये जानते हुए कि टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरित होने में कुछ समय लगेगा, लियू लिंग का अधिक समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। सहमति में सिर हिलाते हुए वह और जियाओ यी जियान साथ साथ वीआईपी सेक्शन की ओर चलने लगे। लियू लिंग, 1 मिनट रुको। तभी फामा ने उसे आवाज़ दी, चैंपियनशिप का इनाम हमेशा से मेरे पास रहा है, इसलिए मैं इसे अभी तुम्हें देता हूँ।
लियू लिंग को रुकते और पीछे देखते हुए फामा ने अपना हाथ अपनी स्टोरेज रिंग पर फिराया और उसकी हथेली में एक बैंगनी चांदी का स्क्रॉल दिखाई दिया। स्क्रॉल को धीरे से सहलाते हुए फामा मुस्कुराए और कहा, ये चैंपियन का इनाम है, 6ठी कक्षा की गोली सोल फ्यूजन पिल की रेसिपी। अब ये तुम्हारा है। ऐसा कहते हुए फामा ने अपनी उंगली हिलाई जिससे स्क्रॉल एक चांदी की लकीर की तरह लियू लिंग की ओर उड़ गया। धन्यवाद। फामा द्वारा फेंके गए स्क्रॉल को पकड़ते हुए लियू लिंग ने बिना देखे ही कीमती स्क्रॉल को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेने से पहले धन्यवाद में सिर हिलाया। कारण, लियू लिंग के पास 6ठी कक्षा की गोलियों की ऐसी ही बहुत सी रेसिपी उसकी याददाश्त में संग्रहित थीं। टूर्नामेंट में भाग लेने का पुरस्कारों से कोई लेना देना नहीं था, वह बस अपने गुरु गुहे द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा कर रहा था। सुनो, जब तुम वापस जाओ तो अपनी आत्मा की शक्ति से स्क्रॉल की सामग्री को पढ़ने में जल्दबाजी मत करना। इसे पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ा चक्कर और हल्कापन महसूस हो रहा है। फामा ने एक दोस्ताना अनुस्मारक दिया। समझ गया चेयरमैन फामा। लियू लिंग ने चलते हुए हाथ हिलाया। जैसे ही लियू लिंग और शियाओ यीजियान चौक के किनारे पहुंचे, नालन यानरान भी ऊंची सीढ़ियां उतरकर उनके साथ आ गई। उसके बगल में एक और लंबी, ठंडी और सुंदर महिला थी। लियू लिंग, बधाई। राजकुमारी याओ ये लियू लिंग को बधाई देने वाली पहली महिला थीं। इसके बाद नलन यानरान ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जियाओ यीजियान को देखा और कहा, वरिष्ठ बहन जियानर, 1 साल से ज्यादा हो गया है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये कहते हुए नलन यानरान आगे बढ़ी, बाहें फैलाईं और जियाओ यीजियान को कसकर गले लगा लिया। ये प्रदर्शन देखकर राजकुमारी याओ ये कुछ हैरान दिखीं। चूंकि बहुत कम लोगों को पता था कि नलन यानरान गुहे की शिष्या बन गई थी, और ये देखते हुए कि वह पिछले 1 साल से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण ले रही थी, ये स्वाभाविक ही था कि राजकुमारी याओ ये अंधेरे में ही रहीं। अध्याय 395, तीनों एक साथ संप्रदाय में वापस लौटे। यानरान, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगी? थोड़ी देर बाद राजकुमारी याओए ने हल्की मुस्कान के साथ बात की। राजकुमारी की बातें सुनकर नालन याओए ने परिचय देने के लिए मुड़कर कहा, राजकुमारी याओए, यह मेरी दूसरी बड़ी बहन जियाओ यीक्सियन है। तो आप तीनों कीमिया राजा गुहे की शिष्या हैं। राजकुमारी याओए कुछ हैरान लग रही थीं। पहले चौक में उसने लियू लिंग और जियाओ यीक्सियन के बीच बातचीत नहीं सुनी थी। उसने केवल ये देखा कि लियू लिंग और जियाओ यीक्सियन करीब लग रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे से मिल रहे हों। हाँ, मैं शामिल होने वाली तीसरी थी, और हमारी एक छोटी छोटी बहन भी है जो मेरे बाद शामिल हुई, नालन यानरान ने खुले तौर पर स्वीकार किया। नालन यानरान के परिचय के बाद राजकुमारी याओए ने अपनी नज़र जियाओ यीक्सियन पर घुमाई। उसने अपना पतला, सुंदर हाथ आगे बढ़ाया और उसका अभिवादन किया। मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें सिस्टर जियानर कहूँ? ठीक है, राजकुमारी याओए, अब से तुम मुझे यही कह सकती हो, जियाओ यीक्सियन ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि जियाओ यीक्सियन का स्वर शांत था, राजकुमारी याओए ने उसके शब्दों में गरिमा की एक सूक्ष्म भावना देखी। लगभग ऐसा लगा जैसे उसके स्वर में एक अव्यक्त अधिकार था, जिसमें असहमति के लिए कोई जगह नहीं थी। गुहे की शिक्षण पद्धतियां वास्तव में उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने तुम तीनों को इतनी उत्कृष्टता के साथ प्रशिक्षित किया है। आज लियू लिंग और सिस्टर जियानर ने टूर्नामेंट में शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए हैं। मैंने तुम दोनों के जश्न के लिए एक भोज तैयार किया है। राजकुमारी याओए ने उनसे संपर्क करने का अपना असली उद्देश्य बताया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने गुरु से मिलने के लिए जल्दी से वापस जा रहे हैं, जियाओ यीक्सियन ने बिना कुछ सोचे मना कर दिया। जियाओ यीक्सियन के इनकार को देखकर राजकुमारी याओए ने नलान यानरान और लियू लिंग की ओर देखा, जो अब तक चुप थे। अगली बार, राजकुमारी याओए, आज हमारे पास वास्तव में समय नहीं है। नलान यानरान ने भी अपना सिर हिलाया। वे प्रभारी हैं, लियू लिंग ने लापरवाही से बोलते हुए कंधे उचकाए। तीनों के रवैये को देखते हुए राजकुमारी याओए ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, फिर अगली बार जब आप शाही राजधानी में हो तो मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, ज़रूर, नलान यानरान ने जवाब दिया, और इसके साथ ही वह, लियू लिंग और जियाओ यीक्सियन वापस यूनलान संप्रदाय की ओर चल पड़े। शाही राजधानी और यूनलान संप्रदाय के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए कुछ ही देर में वे तीनों बातें करते और हंसते हुए उस छोटे से प्रांगण में पहुंच गए जहां गुहे रहा करते थे। गुहे, जो पहले से ही उनके लौटने के बारे में जानता था जब वे पहली बार पहाड़ पर चढ़े थे, आंगन में उनका इंतजार कर रहा था। शिष्य गुरु को अपना सम्मान देते हैं। नमस्कार गुरु। नमस्कार गुरु। आंगन में सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर तीनों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हा, आप सभी वापस आ गए। अद्भुत। 1 साल के अंतराल के बाद गुहे अपने 3 शिष्यों को फिर से मिलते देखकर बहुत खुश हुआ। 2 दिन पहले जियोयिन यूनलान संप्रदाय में वापस आ गया था और उसने गुहे को सूचित किया था कि जियो यीक्सियन जल्द ही आ जाएगा। अब आखिरकार जियो यीक्सियन को व्यक्तिगत रूप से देखकर गुहे आश्चर्यचकित हो गया और चुपचाप उसके दुखद विष शरीर की शक्ति पर अचंभित हो गया।
गुहे के सभी शिष्यों में सबसे ऊंचे साधना स्तर वाली निस्संदेह रानी मेडुसा थी, लेकिन ये काफी हद तक उसके उच्च प्रारंभिक बिंदु के कारण था। दूसरी ओर जियाओ यिक्सियन सिर्फ 2 साल से थोड़े ज्यादा समय में एक नौसिखिए से 8 सितारा डू सम्राट बन गई थी, एक ऐसी गति जो पूरे महाद्वीप में बेजोड़ थी। बेशक जियाओ यिक्सियन की तेज प्रगति आंशिक रूप से गुहे के मार्गदर्शन के कारण थी, लेकिन साथ ही उसके अपने अनूठे अवसरों के कारण भी थी। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास विषैले शरीर है, एक प्राचीन विश्व ऋषि द्वारा छोड़े गए विषैले सार को विरासत में पाना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस बार आप तीनों ने अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि इससे आपको अहंकारी न बनने दें। इस महाद्वीप पर आपसे ज्यादा प्रतिभा और उच्च साधना वाले बहुत से लोग हैं। गुहे ने अपने शिष्यों की संक्षेप में प्रशंसा की, फिर तुरंत उन्हें सलाह दी कि वे अपनी वर्तमान उपलब्धियों से संतुष्ट न हों। हाँ गुरु, हम आपके मार्गदर्शन पर ध्यान देंगे। गुहे के बोलने के बाद लियू लिंग, जियो यिक्सियन और नालन यानरान ने एक स्वर में जवाब दिया। जियान तुमने इस प्रशिक्षण के दौरान सबसे अधिक कार्य पूरे किए हैं। मुझे तुम्हें उचित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए। गुहे ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जियो यिक्सियन को अपने करीब आने का इशारा किया। धन्यवाद गुरु। ये सुनकर जियो यिक्सियन के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई और वह जल्दी से गुहे के पास पहुंच गई। तुम्हारी साधना अब 8 सितारा डू सम्राट स्तर पर पहुंच गई है, जिसका अर्थ है कि तुम शक्ति के एक मजबूत हस्तांतरण को संभालने में सक्षम हो। इस अवसर का अच्छी तरह से लाभ उठाओ और डू पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करो। गुहे ने शांति से कहा और अपना हाथ जियाओ यिक्सियन के चिकने माथे पर रखा। एक डू पूर्वज, कितना रोमांचक। जियाओ यिक्सियन ने अपनी आंखें बंद करके और शक्ति हस्तांतरण की तैयारी में खुद को शांत करते हुए बड़बड़ाया। जैसे ही वह बैठी, गुहे की हथेली से एक शक्तिशाली लेकिन कोमल ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। मैं पहले से ही 8 सितारा डू सम्राट स्तर पर हूँ, फिर भी मेरे गुरु द्वारा हस्तांतरित की जा रही ऊर्जा अभी भी बहुत विशाल लगती है, उसने सोचा। पूरी तरह से ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। लियू लिंग और नालन यानरान की चौकस निगाहों के नीचे जियाओ यिक्सियन की आभा जल्दी ही एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई। स्वर्ग और पृथ्वी से आसपास की ऊर्जा तेजी से इकट्ठा होने लगी और जल्द ही आंगन के ऊपर कई दर्जन मीटर चौड़ा एक विशाल ऊर्जा भंवर दिखाई दिया। स्वर्ग और पृथ्वी में इस चौंकाने वाली घटना को यूनलान संप्रदाय के सभी लोगों ने तुरंत देखा। एक के बाद एक आश्चर्यचकित निगाहें उस दिशा की ओर मुड़ गईं। क्या हो रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इतनी उथल पुथल में क्यों है? वह दिशा, ऐसा लगता है कि यह हेल्डर गुहे के क्षेत्र से आ रही है। यूनलान संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों ने दूर आकाश में बन रहे विशाल ऊर्जा भंवर की ओर उत्सुकता से देखा। एल्डर गुहे एकांत प्रशिक्षण में हैं, कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। उस समय सभी के मन में एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंज उठी। ये संप्रदाय के नेता की आवाज है। यह आवाज सुनकर, जो आज्ञाकारी शक्ति से भरी हुई थी, सभी बुजुर्ग और शिष्य अपनी जगह पर रुक गए। ये स्पष्ट रूप से एक सफलता का संकेत है, लेकिन एल्डर गुहे किस स्तर तक पहुंच सकते हैं कि ऐसी भयानक घटना हो सकती है? वास्तव में जब संप्रदाय के नेता ने उस समय डू सम्राट को तोड़ा था, तो ये लगभग इतना तीव्र नहीं था। जैसे ही यूनलान संप्रदाय के बुजुर्ग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे, विशाल ऊर्जा भंवर जो अभी अभी बना था, अचानक बिना किसी चेतावनी के नष्ट हो गया। अध्याय 396। जियाओ यिक्सियन ने डू पूर्वज तक पहुंच बनाई। वह घटना अचानक क्यों गायब हो गई? क्या एल्डर गुहे अपनी सफलता में विफल हो गए? हाँ, आमतौर पर सफलता के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से भारी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। एल्डर गुहे की सफलता से होने वाली गड़बड़ी इतनी तीव्र थी कि इसे कम से कम आधे दिन तक चलना चाहिए था, फिर भी ये केवल 1 मिनट तक चली। संप्रदाय के नेता ने हमें उन्हें परेशान न करने का निर्देश दिया, इसलिए हमें खुद को बहुत अधिक चिंतित नहीं करना चाहिए। संप्रदाय के नेता सब कुछ संभाल लेंगे। जब यूनलान संप्रदाय के बुजुर्गों ने चर्चा की कि गुहे के आंगन के पास क्या हो रहा था, तो जियाओ यिक्सियन की आभा पहले ही बदल चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा समय में वह 8 सितारा डू सम्राट से आगे निकलकर डू पूर्वज बन गई। 18 वर्ष से कम उम्र का डू पूर्वज एक दुर्लभ वस्तु थी, यहाँ तक कि प्राचीन शाही कुलों में भी, जो अपने श्रेष्ठ वंश पर गर्व करते थे। इसके अलावा जियाओ यिक्सियन की आभा डू पूर्वज तक पहुंचने के बाद भी बढ़ती रही। कुछ ही समय में वह 2 सितारा डू पूर्वज बन गई। उसके पीछे लियू लिंग और नालन यानरान विस्मय में देख रहे थे, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। जूनियर सिस्टर जियानर की आभा लगभग जियाओ जिन के बराबर है, यह अविश्वसनीय है। लियू लिंग ने बड़बड़ाया। जब गुहे ने पहली बार जियाओ यिक्सियन को संप्रदाय में लाया, तो वह अभी एक शुरुआती योद्धा के रूप में आगे बढ़ी थी। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि केवल 2 वर्षों में वह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। लियू लिंग और नालन यानरान की चकित निगाहों के नीचे गुहे ने आखिरकार जियाओ यिक्सियन के माथे से अपना हाथ हटा लिया।
एक 3 सितारा डू पूर्वज शिखर, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, गू हे ने सोचा, शक्ति हस्तांतरण को रोकते हुए अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। उस पल उसके दिमाग में एक सूचना गूंजी। 200 साल की साधना। हालांकि यह साधना प्रतिफल उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि कैलिन को सत्ता सौंपने से उसे 500 साल मिले थे, फिर भी गू हे रोमांचित था। अगर हाल ही में जियाओ यिक्सियन की साधना प्रगति इतनी तेज नहीं होती, और अगर उसे स्थिर होने के लिए और समय मिलता, तो वह और भी अधिक शक्ति को अवशोषित कर सकती थी। अगले ही पल, उस विशाल ऊर्जा से पूरी तरह से लीन, जियाओ यिक्सियन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहें खुशी से भर गईं। मास्टर, क्या जियाने रब वाकई मजबूत नहीं है? जियाओ यिक्सियन ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। पूरे जियामा साम्राज्य में युनलान संप्रदाय को छोड़कर आप सबसे मजबूत हैं, गू हे ने प्रशंसा की। आह, बस इतना ही। जियानेर वास्तव में अब चुयुन साम्राज्य की शासक है। यहाँ तक कि छिपे हुए 10,000 जहर संप्रदाय ने भी हार मान ली है, जियाओ यिक्सियन ने निराशा का दिखावा करते हुए जवाब दिया। सच में, वह अच्छी तरह से जानती थी कि युनलान संप्रदाय में कई शक्तिशाली, आकार बदलने वाले जादुई जानवर रहते हैं, जैसे कि जियाओ यिन, जिसकी ताकत के बारे में वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। हालांकि जियाओ यिक्सियन ने मान लिया था कि जियाओ यिन एक बहुत ही दुर्जय डू पूर्वज होना चाहिए, अगर वह डू आदरणीय भी नहीं है, क्योंकि उसकी आभा ने अकेले ही स्कॉर्पियन बिटर स्वॉर्ड, चुयून साम्राज्य के 4 सितारा डू पूर्वज स्तर के बुजुर्ग को बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। चुयून साम्राज्य का शासक गू हे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने इस प्रशिक्षण के दौरान जियाओ यिक्सियन से कोई शक्ति स्थापित करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसने खुद को उम्मीद से भी आगे जाने का काम सौंपा था। 10,000 जहर संप्रदाय को अपने अधीन कर लिया था। चुयून साम्राज्य में जियाओ यिक्सियन का प्रभाव अब सर्वोच्च था और अन्य सभी शक्तियां किनारे कर दी गई थीं। हाँ, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। आपने अपना प्रशिक्षण पूरा करने से पहले ही ऐसा साम्राज्य बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। गू हे ने संतुष्ट मुस्कान के साथ जियाओ यिक्सियन के सिर को थपथपाते हुए कहा। अपने विशैले शरीर के साथ जहर का सेवन करना जियाओ यिक्सियन के लिए रैंक में आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका था। इन्हें खोजने के लिए अकेले अपने प्रयासों पर निर्भर रहना धीमा होता, लेकिन अब पूरे देश के संसाधनों की मदद से उसकी प्रगति और भी तेज होगी। पास में खड़े लियू लिंग और नालन यानरान ने जियाओ यिक्सियन और गू हे के बीच की बातचीत सुनी और दोनों हिल गए। चुयुन साम्राज्य का शासक, ये जियामा साम्राज्य के सम्राट से भी अधिक ऊंचा दर्जा है। जूनियर बहन ने इतना अच्छा काम किया है, फिर भी मैं यहाँ सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में हूँ, अभी भी एक छोटे से भाड़े के समूह का मुखिया हूँ। लियू लिंग ने सोचा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट टूर्नामेंट जीतने की उनकी हालिया उपलब्धि भी अब उतनी संतोषजनक नहीं लगती। दूसरी ओर नालान यानरान लियू लिंग की मिश्रित भावनाओं को साझा नहीं करती थी। वह बस जियाओ यिक्सियन की ताकत से विस्मित थी। जियाओ यिक्सियन को शक्ति हस्तांतरित करने के बाद गू हे ने उसे कई अन्य वस्तुएं उपहार में दीं। मास्टर, जूनियर बहन किंगलिन यहाँ क्यों नहीं है? क्या उसे भी प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा गया है? कई पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जियाओ यिक्सियन ने आंगन के चारों ओर देखा और गू हे से हैरान होकर पूछा। नहीं, वह लड़की किंगलिन अभी भी बाहर प्रशिक्षण के लिए बहुत छोटी है। जब तुम प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे तो वह पीछे के पहाड़ पर रुकी थी, गू हे ने समझाया। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। इसके साथ ही गू हे ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उनके सामने एक काली काली स्थानिक दरार खोल दी। बहुत बढ़िया, वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, चलो चलें। जियाओ यिन के साथ बहुत समय बिताने के बाद जियाओ यिक्सियन पहले से ही स्थानिक दरारों में प्रवेश करने की आदी हो चुकी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थोड़े घबराए हुए नालन यानरान और लियू लिंग को हाथों से पकड़कर दरार में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, जियाओ यिक्सियन ने अपने हाथों से दुर्जय डू क्यूई की एक लहर छोड़ी, जिससे लियू लिंग और नालन यानरान के चारों ओर सुरक्षा कवच बन गया। ये पहली बार था जब लियू लिंग और नालन यानरान ने इस तरह की शून्य जैसी दुनिया में प्रवेश किया था, और जबकि वे उत्सुक महसूस कर रहे थे, वे कुछ हद तक आशंकित भी थे। हालांकि जियाओ यिक्सियन के संरक्षण में दोनों को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। जब उनके आसपास का माहौल अचानक उज्ज्वल हो गया तो उन्होंने खुद को 9 रंग की घाटी में पाया। यहाँ की ऊर्जा बहुत सघन है। यह बाहर की तुलना में कम से कम दर्जनों गुना अधिक सघन है। घाटी में प्रवेश करते ही तीनों को तुरंत उस क्षेत्र में व्याप्त सघन ऊर्जा ने चौंका दिया। वरिष्ठ भाई, द्वितीय वरिष्ठ बहन, तृतीय वरिष्ठ बहन, आप वापस आ गए। किंगलिन, जो बैठी हुई साधना कर रही थी, तीनों को वापस आते देख उत्साह से दौड़ती हुई तुरंत उठ खड़ी हुई। कनिष्ठ बहन किंगलिन बड़ी हो गई है और उसकी साधना भी बहुत आगे बढ़ गई है। थोड़ी लंबी किंगलिन को देखकर तीनों ने उसे गर्मजोशी से देखा। उनकी प्रशंसा सुनकर किंगलिन का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अगली बार जब वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहनें प्रशिक्षण के लिए बाहर जाएंगी तो किंगलिन आपके साथ शामिल हो सकती है। ठीक है,
छोटी जूनियर बहन, आप पहले से ही कई सामान्य लोगों से अधिक मजबूत हैं। ओह, वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ चीजें हैं। जैसे ही उसने कहा, लियूलिन ने अपनी भंडारण अंगूठी से 3 जेड बोतलें निकाली और उन्हें किंगलिन को सौंप दिया। अध्याय 397, यूनलान संप्रदाय की नींव। इन 3 जेड बोतलों की सामग्री अमृत है जो डू प्रैक्टिशनर स्तर पर किसी की साधना को बेहतर बना सकती है। वे आपके लिए बहुत मददगार होनी चाहिए। लियूलिंग ने किंगलिन को तीनों अमृतों के प्रभावों का वर्णन करते हुए धीरे से समझाया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, आप बहुत दयालु हैं। किंगलिन ने अमृत को प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया, जरा भी शर्म नहीं की। लियूलिंग द्वारा अपना उपहार प्रस्तुत करने के बाद जियाओ यिक्सियन और नालिन यानरान ने भी बारी बारी से किंगलिन के लिए अपने उपहार निकाले। फिर तीनों ने चारों ओर देखा और देखा कि जियाओ यिन, जियाओ जिन और फ्लेम ड्रैगन भी घाटी में साधना कर रहे थे। यूनलान संप्रदाय की यह खजाना भूमि उनकी नींव चुयुन साम्राज्य के संप्रदायों से अतुलनीय है। जियाओ यिक्सियन ने खुद से सोचा जब वह इंद्रधनुष घाटी के चारों ओर घूम रही थी, विस्मय से भरी हुई। यहाँ न केवल प्राकृतिक ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत थी, बल्कि ऊर्जा कुंड के ऊपर इंद्रधनुषी पवित्र कमल भी था, जो व्यक्ति की साधना में चमत्कारी सहायता प्रदान करता था। उसने 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरा एक औषधीय उद्यान भी देखा और अंत में 18 विषैले सिकाडा एक भयंकर आभा बिखेर रहे थे। ये विषैले सिकाडा पूरी तरह से परिपक्व नहीं लगते हैं, फिर भी उनकी ताकत पहले से ही 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी है। सिकाडा की शक्ति को देखकर जियाओ यिक्सियन चिंता की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। थोड़ा और समय दिया जाए तो ये 18 जीव अकेले ही पूरे चुयू साम्राज्य को तहस नहस कर सकते हैं। जब वे कुछ देर तक घाटी का दौरा कर चुके थे तो इंद्रधनुषी घाटी के ऊपर की बाधा अचानक मुड़ गई। विकृत स्थान से नीले रंग की एक आकृति उभरी। शिष्य ने मालकिन को बधाई दी। नमस्कार मालकिन। जियाओ यिक्सियन ने लियूलिंग और नालिन यानरान से गूहे के यूनयून के साथ रिश्ते के बारे में सुना था, इसलिए उसने दूसरों के साथ यूनयून का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आखिरकार आप सभी भाई बहन फिर से एक साथ हैं। अपने पति के शिष्यों को इकट्ठा होते देख यूनयून का चेहरा खुशी से भर गया। लेकिन जब उसने जियाओ यिक्सियन के चारों ओर आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। जियाओ यिक्सियन की ताकत उसकी उम्र को देखते हुए वास्तव में असाधारण थी। जियान एयर की प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है। यून ने मुस्कुराते हुए जियाओ यिक्सियन की प्रशंसा की। मेरी सभी उपलब्धियां मास्टर और मालकिन की बदौलत हैं। अगर कोई असाधारण है तो वह आप दोनों ही होंगे। जियाओ यिक्सियन ने सच्चे सम्मान के साथ उत्तर दिया। यून ने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, हाँ, आप अपनी प्रशंसा अपने मास्टर के लिए बचा सकते हैं। मैं इतना उल्लेखनीय नहीं हूँ। मालकिन ने मास्टर का दिल जीत लिया, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। जियाओ यिक्सियन ने चिढ़ाते हुए कहा, इतने अनुभव के बाद 1 साल पहले की उसकी शर्म अब दूर हो गई थी। उसके शब्दों पर लियूलिंग, नालिन यानरान और किंगलिन सभी ने अनुमोदन भरी हंसी के साथ उनका साथ दिया। तुम छोटे बदमाश, तुम साहसी हो गए हो, अपनी मालकिन के साथ मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो। यून के चेहरे पर हल्का सा लालिमा देखकर गूहे ने गुस्सा दिखाया। हम हिम्मत नहीं करेंगे मास्टर। जैसे ही गूहे की आवाज गिरी, चारों शिष्यों ने जल्दी से नकली माफी मांगते हुए अपने सिर झुका लिए। ठीक है, तुम में से प्रत्येक अपनी साधना पर वापस लौट जाओ। अगले महीने मैं तुम्हारी प्रगति की जांच करूंगा और अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो सजा की उम्मीद करो, गूहे ने सख्त भाव से कहा। हाँ मास्टर। पीछे हटने की तैयारी करने से पहले उन चारों ने गूहे और यून दोनों को गहराई से प्रणाम किया। तभी गूहे ने नालिन यानरान को आवाज लगाई, यानरान रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर नालिन यानरान रुक गया, शांति से मुड़ा और गूहे और यून के पास गया। यूनर, हमारा मूल समझौता याद है। लक्ष्य ये था कि यानरान 3 साल की समय सीमा से पहले डूकिंग स्तर तक पहुंच जाए, है न? गूहे ने यून को गर्मजोशी से देखा और नर्म लहजे में बोला। ये सुनकर यून ने सिर हिलाया, फिर आह भरी, हाँ यही समझौता था। लेकिन अब यानरान पहले ही डू स्पिरिट स्टेज के शिखर पर पहुंच चुकी है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे जियाओ परिवार के उस लड़के से निपटने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए पति कि आपने ये शर्त जीत ली है। पास खड़े होकर और इस आदान प्रदान को सुनते हुए नालिन यानरान ने एक मुस्कान छिपाई लेकिन चुप रही। हालांकि गूहे यून के मान लीजिए कि आप जीत गए के बयान से असंतुष्ट लग रहे थे। उन्होंने तुरंत दृढ़ निश्चय के साथ घोषणा की, ये पर्याप्त नहीं है। मैं सिर्फ तरह जीत नहीं सकता। अगर मैंने वादा किया कि यानरान 3 साल के भीतर डूकिंग स्तर तक पहुंच जाएगा तो ऐसा होगा। इसके साथ गूहे ने धीरे धीरे अपनी नज़र नालिन यानरान की ओर घुमाई। यानरान, मुझे बताओ, क्या मैं उस तरह का शिक्षक हूं जो वादे करता हूं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकता?
गूहे के सवाल से चौंककर नालन यानरान को घबराहट का झटका लगा और उसने तुरंत अपने हाथ हिलाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु का वचन सोने जैसा होता है। तुम कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटी। बिल्कुल, तो अब मैं अपनी ऊर्जा एक बार फिर तुम्हें दूंगा। तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और एक ही बार में डुकिंग के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए, गूहे ने दृढ़ता से कहा। शिक्षक और छात्र के बीच इस बातचीत को देखकर यून खुद को रोक नहीं पाए और अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अपनी नज़रें उन पर टिकाए हुए उसने देखा कि गूहे का हाथ धीरे से नालन यानरान के चिकने माथे को छू रहा है। जैसे ही गूहे के हाथ ने संपर्क बनाया, नालन यानरान की आभा तेजी से बढ़ने लगी। 30 सेकंड से भी कम समय में उसके शरीर के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह पहले ही डुकिंग तक पहुंच चुकी है। कितना अविश्वसनीय। नालन यानरान से डुकिंग स्तर के योद्धा की विशिष्ट आभा को महसूस करते हुए यून के चेहरे पर एक बार फिर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हालांकि उस समय नालन यानरान की तेज आभा स्थिर होने लगी और जैसे ही गूहे ने उसके माथे से अपना हाथ हटाया, उसकी शक्ति 3 सितारा डुकिंग के स्तर पर आ गई। 3 सितारा डुकिंग। गूहे से ऊर्जा हस्तांतरण प्राप्त करते हुए नालन यानरान ने अपनी आंखें खोलीं, खुद को ध्यान से जांचा। अगले ही पल उसकी पीठ से 3 मीटर लंबे नीले पंखों की एक जोड़ी फैल गई। अपने डुक्यू पंखों को फैलाकर नालन यानरान ने उड़ान की स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए रेनबो वैली के ऊपर अंतरिक्ष में उत्साहपूर्वक उड़ान भरी। उस जियो परिवार के लड़के के साथ द्वंद्व परसों के लिए तय है। मुझे उम्मीद है कि यानरान इस बार इसे अच्छी तरह से संभाल पाएगी। भले ही वह जीत जाए, लेकिन उसे उस जियो जूनियर को अपमानित नहीं करना चाहिए। आखिरकार ये हमारा यूनलान संप्रदाय ही था जिसने इस मामले की शुरुआत की, यून ने गूहे से धीरे से कहा, जब वह नालन यानरान को ऊपर से उड़ते हुए देख रही थी। गूहे ने अपनी बाह यून की पतली कमर के चारों ओर लपेटी, उसे एक सौम्य नज़र से देखा। यूनर, शिष्य अब बड़े हो गए हैं, उनके पास अपना दिमाग है। जब तक वे चीज़ों को बहुत दूर नहीं ले जाते, हमें उन्हें अपने दम पर मामलों से निपटने देना चाहिए। अध्याय 398 याओ लाओ का जोखिम। जियामा साम्राज्य की राजधानी में कीमियागर सम्मेलन के समापन के बाद जियाओ यान अपनी सराय में लौट आया। अपने कमरे में वापस आकर जियाओ यान के चेहरे पर स्पष्ट निराशा दिखी। उसने शुरू में सोचा था कि याओ लाओ के मार्गदर्शन में उसकी कीमिया कौशल एक असाधारण स्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन आज की प्रतियोगिता ने उसे दिखा दिया था कि हमेशा दूसरे लोग अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। कीमिया में लियू लिंग की योग्यता ने याओ लाओ से भी प्रशंसा अर्जित की। लंबे समय तक विचारों में खोए रहने के बाद जियाओ यान को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपने मन में याओ लाओ से कहा, गुरु, मैंने नालन यानरान से जो 3 साल का वादा किया था वह परसों पूरा हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि वह अब तक किस स्तर पर पहुंच गई होगी। जियाओ यान की पुकार सुनकर याओ लाओ की आत्मा धीरे धीरे काली अंगूठी से बाहर निकली और आह भरते हुए बोली, जियाओ यान, आज की प्रतियोगिता के दौरान उस युवा लड़की की आभा किसी चीज से अस्पष्ट हो गई थी। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैंने इसे बहुत गहराई से जांचने से परहेज किया। यहाँ तक कि आप भी उसके वर्तमान स्तर को नहीं जानते, गुरु। जियाओ यान ने जोर से सोचा। 3 साल पहले वह पहले से ही डू प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंच गई थी, और अगर उसे यूनलान संप्रदाय के नेता ने भविष्य के संप्रदाय गुरु के रूप में चुना था तो उसकी प्रतिभा उच्च होनी चाहिए। वह अब तक कम से कम एक डू ग्रैंड मास्टर हो सकती है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या वह डू किंग बनने के लिए आगे बढ़ी है। जब उसने ये कहा तो जियाओ यान को अनिश्चितता का दर्द महसूस हुआ। यूनलान संप्रदाय जियामा साम्राज्य में सबसे बड़ा गुट था और निश्चित रूप से उसके पास सीधे खेती को बढ़ावा देने में सक्षम अमृत थे। नालन यानरान की प्रतिभा और यूनलान संप्रदाय के संसाधनों को देखते हुए इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह पहले ही डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच चुकी थी। याओ लाओ ने जियाओ यान के आकलन को साझा किया और कुछ चिंता के साथ कहा, जियाओ यान, आपका वर्तमान स्तर डू मास्टर का है। अगर नालन यानरान भी डू मास्टर है तो पिछले कुछ वर्षों में आपने जो युद्ध अनुभव प्राप्त किया है उसके साथ आप बढ़त हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वह डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गई है तो जीतना लगभग असंभव होगा। आप सही कह रहे हैं, गुरु। अगर नालन यानरान डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई है और यूनलान संप्रदाय उसे उन्नत तकनीकों के साथ समर्थन दे रहा है तो मेरे पास वास्तव में कोई मौका नहीं है। जियाओ यान ने सिर हिलाया, उसका स्वर उदास था। जियाओ यान के उदास चेहरे को देखकर याओ लाओ को सहानुभूति की पीड़ा महसूस हुई। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि पिछले कुछ वर्षों में जियाओ यान के दृढ़ संकल्प का एक बड़ा हिस्सा नालन यानरान को हराने की उसकी इच्छा से उपजा था। अब जब वह कगार पर था तो असफलता की संभावना उस पर भारी पड़ गई। जियो यान, अपने आप को संभालो। द्वंद्व अभी शुरू भी नहीं हुआ है और तुम पहले से ही इस स्थिति में हो। क्या ये पिछले 3 वर्षों में तुम्हारी सारी मेहनत का न्याय है? याओ लाओ ने अचानक दृढ़ स्वर में कहा। शिक्षक, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, लेकिन जियो यान ने याओ लाओ की फटकार के कारण लड़खड़ाते हुए ऊपर देखा। जियो यान, मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम्हारी प्रतिभा बिना किसी संदेह के नालन लड़की के बराबर या उससे भी बेहतर है। यूनान संप्रदाय के पास उसका समर्थन करने के लिए संसाधन हो सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कम सक्षम नहीं हूँ, याओ लाओ ने अत्यंत गंभीरता से कहा। शिक्षक, आपका मतलब है? याओ लाओ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर जियोयान ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा अप्रत्याशा से भर गया। जियोयान, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। मैं एक 8 स्तरीय कीमियागर हूँ। बस इतना ही है कि हाल के वर्षों में आप कुछ गोलियों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने में सक्षम नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए केवल कुछ शरीर को मजबूत करने वाले और साधना को गति देने वाले अमृत ही मिला सकता हूँ। ये प्रभावी थे, लेकिन वे अभी भी उन गोलियों से कम हैं जो सीधे साधना को बढ़ावा दे सकती हैं। याओ लाओ की व्याख्या सुनकर जियाओयान की सांसें कुछ तेज हो गईं। 8 स्तरीय कीमियागर, इसका क्या मतलब था? जियाओयान की नज़र में लियू लिंग जैसा डार्क हॉर्स भी जियामा साम्राज्य के सच्चे शिखर का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और एक दुर्जय उच्च स्तरीय डू सम्राट फामा भी केवल 5 स्तरीय कीमियागर थे। प्रसिद्ध डैन किंग बूहे केवल 6 स्तरीय थे। याओ लाओ ने आगे कहा, इन वर्षों में आपने जो प्रशिक्षण लिया है उसके साथ भले ही आप एक गोली का उपयोग करके डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाएं, फिर भी आपकी नींव मजबूत रहेगी। डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने के लिए एक गोली का उपयोग करना। शिक्षक, क्या आप मेरे स्तर को बढ़ाने के लिए एक गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? लेकिन हमारे पास इसके लिए आवश्यक सामग्री नहीं है। हालांकि जियाओयान उत्साह से भरा हुआ था, फिर भी उसने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। जियाओयान, क्या यहाँ राजधानी में कोई अल्केमिस्ट एसोसिएशन नहीं है? याओ लाओ ने भौहें उठाईं, कुछ इशारा करते हुए। गुरुजी, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गोदाम से चोरी करूं? जियाओयान ने चिल्लाते हुए कहा। तुम बदमाश, तुम इसे चोरी कैसे कह सकते हो? फामा, वह बूढ़ा आदमी तकनीकी रूप से मेरा एहसानमंद है। इसे निपटाने के लिए उनकी जड़ी बूटियों की थोड़ी सी मात्रा की क्या जरूरत है? याओ लाओ ने गुस्से में जवाब दिया। लेकिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन की कड़ी सुरक्षा है और अध्यक्ष फामा की साधना और आत्मा की शक्ति बहुत बढ़िया है। अगर तुम इतने सीधे अंदर जाते हो गुरुजी, तो पकड़े जाने का बहुत जोखिम है। जियाओयान ने कहा, अभी भी चिंतित। जियाओयान, अगर तुम इतने संकोची व्यवहार करते रहे तो मैं शायद इससे दूर रहूं। आखिरकार अगर तुम हार गए तो तुम ही शर्मिंदा होगे। याओ लाओ ने अधीरता का दिखावा किया क्योंकि उसने जियाओयान की अनिच्छा देखी। याओ लाओ को अपने गाल फुलाते और घूरते हुए देखकर जियाओयान ने जल्दी से कहा, गुरु, परेशान मत होइए। मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, हम आज रात काम करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो मैं आज रात गोली को परिष्कृत कर दूंगा और आपके पास अपनी सफलता को पूरा करने के लिए पूरा कल होगा। याओ लाओ ने जियाओयान के घेरे में वापस जाने से पहले जल्दी से समझाया। बिना देर किए जियाओयान ने काले कपड़े पहने, अपने चेहरे को सुरक्षित रूप से लपेटा और चुपचाप खिड़की से सराय से बाहर निकल गया। जियाओयान के सराय से निकलने के लगभग 1 घंटे बाद अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मैदान अचानक अनगिनत मशालों से जगमगा उठा, जिससे क्षेत्र में दिन का उजाला हो गया। एक छत पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 2 उपाध्यक्ष और कई बुजुर्ग काले कपड़े पहने एक अकेले व्यक्ति को घेर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोचिए कि तुम में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गोदाम से चोरी करने की हिम्मत होगी। ये जगह चारों तरफ से घिरी हुई है, आज तुम बच नहीं पाओगे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियोयान था, जो याओ लाओ की मदद से अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गोदाम में घुस गया था और कुछ बहुत जरूरी जड़ी बूटियां जब्त करने में कामयाब रहा था। हालांकि उसने गलती से कुछ जाल बिछा दिए, जिससे गार्ड सतर्क हो गए और अलार्म बज गया। जवाब में एसोसिएशन के मैदान से अनगिनत कीमियागर दौड़े आए और उसे छत पर घेर लिया। सब लोग, मैं आज यहाँ सिर्फ कुछ जरूरी जड़ी बूटियां उधार लेने आया हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं भविष्य में उन्हें 2 गुना करके लौटाऊंगा। अध्याय 399, याओ लाओ का अप्रत्याशित लाभ। सब लोग, मैं आज यहाँ सिर्फ कुछ जरूरी औषधीय सामग्री उधार लेने आया हूँ। मैं भविष्य में उन्हें 2 गुना करके लौटाने का वादा करता हूँ। जियाओयान ने अपने हाथ जोड़े, अपने आसपास के कीमियागरों से शांति से बात करते हुए। हा, क्या मजाक है? चोरी तो चोरी ही है, बहाने मत बनाओ। हम तो ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो, हमें क्यों विश्वास करना चाहिए कि तुम कभी कुछ लौटाओगे? जियाओयान की बातें सुनकर कीमियागर संघ के 2 उपाध्यक्षों ने उसका मजाक उड़ाया, स्पष्ट रूप से उसके स्पष्टीकरण को नहीं माना और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सब लोग, मैं यहाँ सिर्फ इन जड़ी बूटियों के लिए आया हूँ और मेरा किसी को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। जियाओयान ने धीमी आवाज में कहा, ये देखते हुए कि वे उसके लिए रास्ता नहीं बनाएंगे। हम, कितने साहसिक शब्द! अगर तुम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास इसके लिए ताकत होनी चाहिए। जियाओयान की प्रतिक्रिया सुनकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों के चेहरों पर रोष भड़क उठा।
एक पल में उनमें से 1 दर्जन से अधिक ने एक साथ जियाओ यान पर हमला कर दिया। ये दर्जन हमलावर कम से कम डू मास्टर के स्तर के थे, जिनमें से अधिकांश डू स्पिरिट विशेषज्ञ थे, जबकि जियाओ यान केवल एक मामूली डू प्रैक्टिशनर था। उनके संयुक्त हमले का सामना करते हुए जियाओ यान ने जल्दी से अपने शरीर का नियंत्रण याओ लाओ को सौंप दिया। अगले ही पल जियाओ यान ने अपने हाथ में दिखाई देने वाले एक विशाल काले शासक को संभाला और उसे अपने चारों ओर जोर से घुमाया। शासक से एक शक्तिशाली बल निकला जिसने हवा का एक तेज झोंका पैदा किया। धमाका 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 धमाका। उस झटके के साथ आगे बढ़ने वाले 3 या 4 लोग पीछे हट गए। हालांकि जियाओ यान ने खुद को रोक लिया, उनकी जान लेने का इरादा नहीं किया। ये देखकर समूह का नेतृत्व कर रहे 2 उपाध्यक्षों ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल दोनों ने एक तीखी तलवार उठाए और दोनों तरफ से जियाओ यान के पास पहुंचे। ये दोनों पहले हमला करने वाले कीमियागरों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और उनके हमले ज्यादा खतरा पैदा करते थे। उन्हें करीब आते देख जियाओ यान ज्यादा गंभीर दिखने लगा। जियाओ जिनके साथ पिछली लड़ाई के बाद याओ लाओ की आत्मा घायल हो गई थी और जियाओ यान की ताकत बढ़ाने की उसकी क्षमता अब डू किंग के स्तर पर सीमित थी। अगर वह जियाओ यान की शक्ति को फिर से डू सम्राट या यहाँ तक कि डू पूर्वज के स्तर तक बढ़ा देता तो वह इतना थक जाता कि उसे लंबे समय तक आराम करने की जरूरत पड़ जाती, जिससे वह जियाओ यान की गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने में असमर्थ हो जाता। यह एक जोखिम भरा सौदा था। यह महसूस करते हुए जियाओ यान जानता था कि उसे आज रात जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। एक और भयंकर हमले के बाद आसपास के लोगों को पीछे धकेल दिया गया। अचानक जियाओ यान की पीठ से 2 सफेद डू क्यू पंख निकले और वह तेजी से छावनी से बाहर निकल गया। जियाओ यान को भागते देख अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 2 उपाध्यक्षों ने तुरंत उसका पीछा किया। जैसे ही जियाओ यान 1 से 200 मीटर की दूरी पर पहुंचा, अचानक आगे आसमान से एक तीखी आवाज गूंजी। यह आदमी वास्तव में इस समय वापस आया है। दूर से आ रही शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस करते हुए जियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी। थोड़ी देर में फामा, जो अभी अभी जियामा पैलेस से लौटा था, ने जियाओ यान का रास्ता रोक दिया। जियाओ यान से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए फामा की आंखों में एक अजीब सी रोशनी भर गई। फिर वह जियाओ यान के पीछे खड़े 2 उपाध्यक्षों की ओर मुड़ा और पूछा, क्या हुआ? भगवान फामा, इस व्यक्ति ने वास्तव में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के औषधीय भंडार से चोरी करने की हिम्मत की। यह अपमानजनक है। हम उसे पकड़ने ही वाले थे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्षों में से एक ने फामा की पूछताछ का सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। क्या नुकसान बहुत बड़ा था? फामा ने सहजता से पूछा। सवाल सुनने के बाद उपाध्यक्ष ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। उसने ज्यादा नहीं लिया। उसने चुनिंदा रूप से कुछ सामग्री चुनी जो शायद हमारे कुल स्टॉक का केवल 1% थी। चून की नुकसान बहुत कम है, इसलिए इस मामले को छोड़ दें। उपाध्यक्ष के बोलने से पहले फामा ने निर्णायक रूप से उसे रोक दिया। बस इसे जाने दो। ये व्यवहार अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अपमान है। उसे हमारे लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? फामा के फैसले को सुनकर उपाध्यक्ष उलझन में पड़ गए और आगे विरोध करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फामा की कड़ी फटकार सुनी, वे तुरंत चुप हो गए। एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मेरे दोस्त, उन सामग्रियों को मेरा उपहार समझो। अगर भविष्य में आपको और जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आएं। फामा ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उनका व्यवहार उनके अधीनस्थों के साथ पहले की कठोरता से बिल्कुल अलग था। धन्यवाद, जियाओ यान ने कर्कश उत्तर दिया। फिर फामा के पास से गुजरा और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के परिसर से बाहर निकल गया। घुसपैठिए का पीछा कर रहे 2 उपाध्यक्ष उसे जाते हुए देख रहे थे, असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि फामा ने ऐसा क्यों किया। भगवान फामा, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? उनमें से एक ने सावधानी से पूछा। फामा ने धीरे से आह भरी और कहा, वह व्यक्ति संभवतः यान जियाओ था और मैं उसमें से एक पुराने वरिष्ठ व्यक्ति की आभा को महसूस कर सकता था जिससे मैं कभी मिला था। ये कहने के बाद फामा का स्वर अचानक बदल गया और उन्होंने उन्हें निर्देश दिया, आज रात की घटनाओं को शांत रखने की पूरी कोशिश करें। चलो इसे चारों ओर न फैलाएं। हाँ भगवान फामा, उन्होंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, उनके निर्देश को स्वीकार किया। अल्पविराम। एक शांत गली में जियाओ यान, जो अभी अभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मैदान से भागा था, ने अपनी अंगूठी में रहने वाली आत्मा याओ लाओ के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद किया। गुरुजी, उस राष्ट्रपति फामा ने अभी अभी आपकी आभा को फिर से महसूस किया होगा, अन्यथा वह हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देते। सबसे अधिक संभावना है जियाओ यान, हम उस सराय में वापस नहीं जा सकते जहां आप ठहरे थे। हमें छिपने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी। याओ लाओ सतर्क रहा। फामा के दोस्ताना हाव भाव के बावजूद उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। समझ गया।
सहमति में जल्दी से सिर हिलाते हुए जियाओयान गलियों से गुजरा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा है। आखिरकार एक नई सराय में बस गया। कमरे के अंदर जाने के बाद याओ लाओ जियाओयान की काली अंगूठी से बाहर आया और उनके चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। जियाओयान, ये पता चला है कि इस अप्रत्याशित मुठभेड़ ने मुझे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भंडारण में एक दुर्लभ जड़ी बूटी खोजने की अनुमति दी। यह मेरी कुछ आत्मा शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकती है। याओ लाओ ने एक क्रिस्टल क्लियर रूबी जैसे पौधे को पकड़े हुए प्रसन्न भाव से कहा। ये सुनकर जियाओयान याओ लाओ से भी अधिक रोमांचित महसूस कर रहा था। ये जड़ी बूटी वास्तव में शिक्षक की आत्मा शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकती है, यह अविश्वसनीय है। अध्याय 400 तैयारी। कमरे के अंदर याओ लाओ ने एक हाथ में क्रिस्टलीय माणिक जैसी जड़ी बूटी पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में अचानक सफ़ेद लौ की एक गेंद भड़क उठी। जैसे ही सफ़ेद लौ उभरी, कमरे में बर्फीली ठंड भर गई। फिर भी जियाओयान को अपने भीतर एक गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। वह इस प्रसिद्ध कोल्ड बोन स्पिरिट फ्लेम से कोई अजनबी नहीं था, जिसका इस्तेमाल उसने पहले गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया था। हालांकि याओ लाओ के नियंत्रण में लौ की शक्ति जियाओयान के खुद के नियंत्रण की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। इस समय याओ लाओ ने कोल्ड बोन स्पिरिट फ्लेम को बुलाया और उसमें जड़ी बूटी फेंक दी। सफ़ेद लौ की चिलचिलाती गर्मी के तहत थोड़ा मोटा माणिक जैसी जड़ी बूटी तेजी से आकार में सिकुड़ गई, जबकि उसका रंग तेजी से चमकीला होता गया। एक समृद्ध पुरानी सुगंध, एक प्राचीन अच्छी तरह से पुरानी शराब की याद दिलाती है, धीरे धीरे याओ लाओ के हाथ से फैल गई। तीव्र सुगंध को सूंघते हुए जियाओयान ने अपने पूरे शरीर में एक झटका महसूस किया। यह महसूस करके आश्चर्यचकित हुआ कि कीमिया के काम के एक दिन से उसे जो थकान महसूस हो रही थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई। इस जड़ी बूटी की एक झलक ही अविश्वसनीय प्रभाव डालती है। ये शिक्षक की आत्मा की शक्ति को बहाल करने में चमत्कार करती होगी, जियाओयान ने खुद को आश्चर्यचकित करते हुए सोचा। जैसा कि उसने देखा, जड़ी बूटी लौ की परिष्कृतता के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, लेकिन इसने बहुत कम प्रतिरोध किया। कुछ ही सेकंड में यह एक चमकदार लाल बूंद में बदल गई, जो लगभग एक पिंग पोंग बॉल के आकार की थी। संघनित हो जाओ, एक धीमी आवाज के साथ याओ लाओ ने लौ की तीव्रता बढ़ा दी। एक पल में लाल बूंद और सिकुड़ गई, जब तक कि यह सोयाबीन से बड़ी नहीं हो गई। अब समय आ गया है। जब बूंद इस आकार तक संघनित हो गई, तो याओ लाओ ने तेजी से लौ को वापस ले लिया और अपना हाथ उठाया, बूंद को अपने माथे पर दबाया। जैसे ही संघनित बूंद उसके माथे को छूती है, वह याओ लाओ के साथ विलीन हो जाती है और उसके माथे से आत्मा ऊर्जा की एक विशाल भारी लहर फूट पड़ती है। प्रभाव से जियाओयान 3 या 4 मीटर पीछे फेंका गया, लकड़ी की दीवार से टकराया। अगर याओ लाओ ने कमरे में अवरोध नहीं लगाया होता तो दीवार शायद टूट जाती। जियाओयान, क्या तुम ठीक हो? जियाओयान को आत्मा ऊर्जा के निकलने से पीछे फेंका हुआ देखकर याओ लाओ जल्दी से एक क्षमाप्रार्थी नजर से उसके पास गया। खुद को ऊपर उठाने के लिए एक हाथ का उपयोग करते हुए जियाओयान मुस्कुराया और बेपरवाही से जवाब दिया, गुरु, मेरी हड्डियां मजबूत हैं, इस तरह का प्रहार कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने याओ लाओ के आत्मा रूप को देखा, जियाओयान का चेहरा खुशी से चमक उठा। कुछ ही सेकंड में याओ लाओ की आत्मा काफी ठोस हो गई थी, अब पहले की तरह बेहोश और अलौकिक नहीं रही। गुरु, आपकी आत्मा की रिकवरी कैसी चल रही है? जियाओयान ने उत्सुकता से पूछा। जियाओयान का सवाल सुनकर याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया। मैं लगभग उसी अवस्था में पहुंच गया हूं, जिस अवस्था में मैं आकार बदलने वाले जादुई जानवर के साथ लड़ाई से पहले था। वाकई यह अद्भुत है, बधाई हो गुरु। जियाओयान ने पूरे दिल से याओ लाओ को बधाई दी। जियाओयान, अब जब मेरी आत्मा की शक्ति आंशिक रूप से बहाल हो गई है, तो आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक गोली को परिष्कृत करने का समय आ गया है, याओ लाओ ने एक अधूरे कार्य को याद करते हुए कहा। उसने तुरंत जियाओयान की अंगूठी से एक बड़ी काली कड़ाही ली और उसे फर्श पर रख दिया और उसे तेजी से गर्म करने के लिए उसमें कोल्ड बोन स्पिरिट फ्लेम डाला। एक एक करके जियाओयान की अंगूठी से कई तरह की चमकदार औषधीय जड़ी बूटियां निकली, जो हवा में मंडरा रही थीं। एक निश्चित समय पर याओ लाओ ने सामग्री को क्रमवार परिष्कृत करना शुरू किया, ताकि उनका मिश्रण सुनिश्चित हो सके। आधे घंटे बाद कमरे में एक समृद्ध सुगंध फैल गई, क्योंकि कड़ाही से एक बिल्कुल गोल काली गोली निकली। जियाओयान, यह एक शीर्ष श्रेणी की तीसरी स्तरीय गोली है। यह आपके जैसे डू प्रैक्टिशनर को आपकी ताकत को एक स्टार तक स्थिर रूप से बढ़ाने में मदद करेगी। जल्दी से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसे लें। ताज़ा परिष्कृत तीसरी स्तरीय गोली को जियाओयान को सौंपते हुए याओ लाओ ने तुरंत अगली गोली को परिष्कृत करने की तैयारी शुरू कर दी। जियाओयान ने बिना समय बर्बाद किए उसने गोली निगल ली और ध्यान की अवस्था में चला गया, फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और बार बार अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित किया। शुरू में याओ लाओ की गोली शोधन ने कमरे को घनी औषधीय सुगंध से भर दिया, लेकिन जैसे जैसे भोर होने लगी, कड़ाही से ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं।
ये स्पष्ट था कि वह तीसरी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने से अधिक शक्तिशाली पांचवीं श्रेणी की गोलियों की ओर बढ़ गया था। पांचवीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के बाद याओ लाओ ने रुकना नहीं छोड़ा, वह सीधे दूसरी गोली की तैयारी में लग गया। इस बीच जियाओ यान, जो अभी भी फर्श पर बैठा था, अपनी पूरी रात की साधना और गोलियों के प्रभावों के माध्यम से 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर चरण के शिखर पर पहुंच गया था। अपनी तीव्र प्रगति से उत्साहित जियाओ यान ने एक शिखर श्रेणी की चौथी श्रेणी की गोली उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। तीसरी श्रेणी की गोली के विपरीत चौथी श्रेणी की गोली की ऊर्जा लगभग पांचवीं श्रेणी की गोली के बराबर थी। जैसे ही यह उसके मुंह में गई, यह एक शुद्ध औषधीय शक्ति में बदल गई जो उसके गले से नीचे की ओर बह गई, उसके मेरिडियन में भर गई। धमाका! जैसे ही जियाओ यान ने अपनी ऊर्जा तकनीक को प्रसारित किया, विशाल औषधीय शक्ति अनगिनत धाराओं में विभाजित हो गई, जो एक संरचित तरीके से उसके मेरिडियन से होकर गुजरी। कुछ संकरी मेरिडियन, जिन तक जियाओ यान ने पहले कभी नहीं पहुंचा था, इस शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा जबरन खोल दी गई। उसके माथे पर धीरे धीरे ठंडे पसीने की एक बूंद बह रही थी और जियाओ यान का चेहरा दर्द से विकृत हो गया, उसके दांतों से फुफकारती सांसें निकल रही थीं। उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की अनगिनत छोटी धाराएं उसके पहले अछूते मेरिडियन से हिंसक रूप से बह रही थीं। संकीर्ण मार्ग तेजी से फैल रहे थे, जबकि उसके मेरिडियन की दीवारों पर पतली दरारें दिखाई दे रही थीं। इन दरारों से प्रकाश की फीकी किरणें फूट रही थीं। ये संकेत था कि मेरिडियन अत्यधिक तनाव में थे और टूटने के कगार पर थे। सौभाग्य से उसके मेरिडियन से गुजरने वाली औषधीय ऊर्जा दूसरी बार गुजरी, जिससे टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत हो गई। ये बहाल मेरिडियन अब चौड़े हो गए थे और पहले से ज्यादा ऊर्जा को समायोजित कर सकते थे। ये प्रक्रिया जियाओ यान के पूरे शरीर में अनगिनत मेरिडियन में एक साथ हो रही थी।